Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 8 of our NCLEX based MCQ practice series for NORCET 8 10 mains. Right? So start करते हैं with the questions जो कि basically medical surgical nursing के कुछ important topic के questions है, that is scenario priority type of. So first questions हमारा है that is nurse Benson is reviewing the ABG result of a male client with Guillain-Barré syndrome who has developed respiratory acidosis due to reduced alveolar ventilation. Right. So to confirm the respiratory acidosis, nurse Benson should identify which combination of ABG values. So basically उन्होंने गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक डायग्नोसिस बता दिया बिकॉज गुलियन-बेरी सिंड्रोम में रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इन द लास्ट कंडीशन में लास्ट टाइम पे एंड बिकॉज ऑफ दैट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्रॉपर जो एल्वियोलर वेंटिलेशन नहीं होता, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, तो देयर इज वेरी हाई चांस फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है. सो ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो कौन सा एबीजी वैल्यू इसमें से इंडिकेट करेगा. सो ये डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन आया वो कहाँ से आया, एबीजी से रिलेटेड आया. सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ना, तो हम इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सारे देखने होते हैं, सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं. तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए. सो नॉर्मल हमारे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, दैट इज पीएच, पीसीओ2 एंड बाइकार्बोनेट. पीएच कितना होना चाहिए, पीएच है हमारा नॉर्मल 7.3 टू 7.45, पीसीओ2 नॉर्मल हमारा है 35 टू 45 एंड बाइकार्बोनेट अप्रोक्सीमेटली 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अब यहाँ पे पीएच है 7.40, पीसीओ2 35 है, सो 7.40 एंड पीसीओ2 35 दैट इज नॉर्मल. सो यहाँ पे ना ही एसिडोसिस है ना ही हमारा एल्कोलोसिस है, सो ये तो रॉन्ग हो गया. कमिंग टू बी, पीएच 5.0 है, पीसीओ2 30 है, सो ये क्या है, पीएच 5 है, पीएच हमारे 7.5 है, इट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे, एल्कलोसिस हो रहा है ना. सो ये भी हमारा गलत हो गया. सी है 7.25, पीसीओ2 50, सो पीएच इज 7.25 है ना, दैट इंडिकेट्स की एसिडोसिस तो है. एंड पीसीओ2 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, मतलब कि मोर देन 45 है, मतलब कि प्रॉपरली जो CO2 है वेंटिलेट नहीं हो पा रहा, CO2 एक्सपायर्ड नहीं हो रहा है, सो इट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है. डी पढ़ते हैं, डी हमारा है 7.35 एंड पीसीओ2 40, अगेन इट इज नॉर्मल, सो इट इज नॉट एनी लाइक मेटाबॉल एंड नॉट द एसिडोसिस, नॉट द एल्कलोसिस, इट इज द नॉर्मल. सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था है ना. बेसिकली उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा पैरामीटर्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इंडिकेट करता है. आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन इजिली आता होगा, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, that is हमारा second question है, nurse Williams is caring for a female client with Guillain-Barré syndrome, okay, who is currently on mechanical ventilation, right, due to paralysis of respiratory muscles, है ना, respiratory failure हो गया. The client expresses concern about her paralysis. How should nurse Williams respond to her client's questions regarding the paralysis? A, you need to come to terms with the permanence of the paralysis, but you won't lose any sensation. So सबसे पहले अगर मैं आपको गुलियन-बेरी सिंड्रोम की बात बताऊं, so गुलियन-बेरी सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज द ऑटो इम्यून अटैक होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्लस स्पाइनल कोड का. ठीक है ना. सो ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कोड, एंड क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है. सो देयर इज डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है ना. अब डीमाइलिनेशन हुआ ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कोड का, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बहुत क्लासिक फीचर्स देखने को मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूट, बहुत सडन होगा. इट मींस लाइक कि पेशेंट बोलेगा रात को मैं सही था, एकदम से सुबह एकदम से मुझे क्या हुआ, वीकनेस हुआ, कहाँ पे, लोअर लिम्ब से स्टार्ट हुआ. सो एक्यूट होगा, ठीक होगा, एक्यूट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. रैपिड होगा, एक्यूट रैपिड डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कोड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू एक्यूट रैपिड एंड वेरी सिमेट्रिकल होगा. मतलब कि ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि सिर्फ मेरे राइट लोअर लिम्ब में वीकनेस हुआ या पैरालिसिस हुआ, दोनों लिम्ब बोलेगा, है ना. सो एक्यूट रैपिड सिमेट्रिकल पैरालिसिस, सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस है ना, पैरालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरालिसिस. सो एक्यूट रैपिड सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होगा. सो इसमें यानी मोटर भी इन्वॉल्व होगा, है ना, मोटर हुआ ना, लाइक फ्लैसिड पैरालिसिस हो, मोटर भी प्लस सेंसरी भी होता है. एक डाउट आया था बच्चे का लाइक इन कमेंट में कि सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता गुलियन-बेरी सिंड्रोम, बट यस होता है. मोटर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, बट सेंसरी भी होता है, बट माइल्ड होता है. सेंसरी में क्या होता है, पेरेस्थीसिया हो गया,
पैरेस्थीसिया हो गया, नंबनेस हो गया, है ना। सो मोटर भी इन्वॉल्व होता है, सेंसरी भी इन्वॉल्व होता है, बट माइल्ड होता है, प्लस ऑटोनोमिक भी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि जो हमारा T1, अगर T1 टू T4 जो हमारा एक्सेलेटरी मसल फाइबर्स है, कार्डियक एक्सेलेटरी मसल फाइबर्स है, उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस भी होता है। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा, देयर इज वेरी क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन इन बीपी, फ्लक्चुएशन इन बीपी प्लस हार्ट रेट में होगा। सो लाइक एकदम से बीपी एकदम हाइपरटेंशन हो जाएगा, 170 180 ऐसे बीपी आएगा, देन एकदम से लो हो जाएगा। हार्ट रेट भी ऐसे 140 130 120 एकदम से 70 60 50 हो जाएगा। सो देयर इज वेरी वाइड फ्लक्चुएशन इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। सेंसरी होगा जिसमें कि पैरेस्थीसिया, नमनेस, मसल पेन बताएगा, एंड मोटर इन्वॉल्वमेंट जिसमें हमारा बेसिकली क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। सो लोअर से स्टार्ट होगा, असेंडिंग मसल पैरालिसिस, इट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब, देन ऊपर प्रोसीड करेगा, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, है ना, देन धीरे धीरे ऊपर प्रोसीड करेगा, एंड इन द लास्ट रेस्पिरेटरी मसल्स को भी अगर इन्वॉल्व करेगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंट्यूबेशन की भी नीड होगी, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत हो जाएगी। ठीक है ना। सो बहुत एक्यूट होता है, एंड इसका जो रिकवरी है ना वो भी एक्यूट होता है। लाइक अगर आपने प्रॉपरली अगर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट इज IVIG प्लाज्माफेरेसिस, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो प्रोग्नोसिस क्या होता है इसका, गुड होता है। प्रोग्नोसिस क्या होता है, यूजुअली गुड होता है इसका। ठीक है ना। सो ए है, यू नीड टू कम टू टर्म्स विद द परमानेंस ऑफ द पैरालिसिस बट यू वोंट लूज एनी सेंसेशन, बिल्कुल गलत है। परमानेंस भी नहीं होता है और सेंसेशन थोड़ा बहुत लूज होता है, सो ये गलत हो गया। बी है, इट माइट बी हार्ड टू बिलीव बट द पैरालिसिस फ्रॉम दिस कंडीशन इज ऑफन टेम्पररी। यस, इट इज करेक्ट है ये। सी पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द परमानेंस ऑफ योर पैरालिसिस कैन बी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जो पैरालिसिस है वो यूजुअली परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। डी, द रिकवरी प्रोसेस यूजुअली बिगिन विथ योर लेग्स देन प्रोग्रेस टू योर आर्म्स, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। बेसिकली जो सिम्टम्स है वो बेसिकली जो पैरालिसिस है, जो वीकनेस है जो मसल्स का, वो कहाँ से प्रोसीड होता है, लेग से स्टार्ट होता है एंड देन आर्म की तरफ प्रोसीड होता है। रिकवरी यू कांट से कि लाइक लेग से देन धीरे धीरे होगा, but this like in all the 4 options the B is the more accurate, that is it might be hard to believe but the paralysis from this condition is often temporary होता है। after that अगर आपने timely treatment किया so it get cure, patient जो है वो क्योर हो जाते हैं, जो पैरालिसिस है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। ठीक है ना। so that is the important questions regarding हमारा किसका था, GBS के रिगार्डिंग था। ठीक है ना। ओके, सेकेंड हमारा है, नर्स ग्रीन इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ गुलियन-बेरी सिंड्रोम हु हैज असेंडिंग पैरालिसिस, राइट। सो इट इज अ features of clinical features of the Guillain-Barré syndrome, that is ascending paralysis, and is intubated requiring mechanical ventilation क्योंकि respiratory failure हो गया होगा, है ना। To support the client in coping with this illness, nurse Green should incorporate which of the following strategies into the care plan. Okay, A, administering sedatives intravenously, minimizing distraction and restricting visitors. तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि उसका मसल पैरालिसिस हुआ है, रेस्पिरेटरी मसल्स फेलियर हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा है। सो टू सपोर्ट द क्लाइंट इन कोपिंग विद द इलनेस, हम इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, क्या उसको हम सेडेटिव्स देंगे IV और डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करेंगे एंड रिस्ट्रिक्टिंग विजिटर्स। सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शन एंड रिस्ट्रिक्टिंग विजिटर्स। सो हम इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे विजिटर का, लाइक एक विजिटर्स तो उसके साथ होना चाहिए ना, सो दैट वो अपने फीलिंग को वेंटिलेट कर पाए, अपने जो भी उसके जो भी उनके रिलेटिव है उनके साथ। ठीक है ना। प्लस सेडेटिव्स भी इंट्रावेनसली देने की नीड नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर पेशेंट जो है वेंटिलेटर के साथ फाइट ना करे। अगर वो फाइट नहीं कर रहा है तो सेडेटिव्स देने की भी नीड नहीं है। पढ़ते हैं बी बोला उन्होंने, ऑफरिंग पॉजिटिव फीडबैक एंड प्रमोटिंग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। सो यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस है तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाएगा। हमें एक्सरसाइज तो करवानी है बट पैसिव करवानी है, पैसिव होगा, क्योंकि पैसिव करेगा देन धीरे धीरे जब इंप्रूवमेंट होगा तब वो एक्टिव पे आएगा ना। एकदम से आप उसको बोलोगे एक्टिव खुद से आप एक्सरसाइज करो तो वो खुद से नहीं कर पाएगा, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सी, ग्रांटिंग द क्लाइंट कंप्लीट ऑटोनोमी ओवर केयर डिसीजंस एंड लिमिटिंग विजिटर एक्सेस। ओके, डी है, ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक एंड फोस्टरिंग रिलैक्सेशन टेक्निक। सो आप खुद सोचो,
आपको इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है? इसमें बोला है कि ग्रांटिंग द क्लाइंट कंप्लीट ऑटोनॉमी ओवर केयर डिसीजंस एंड लिमिटिंग विजिटर एक्सेस। इट इज ऑल्सो रॉन्ग कि कंप्लीट ऑटोनॉमी हम पेशेंट पे नहीं दे सकते हैं। यस, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो उसके डिसीजंस होंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा उसमें उसके डिसीजंस लेना इज इंपॉर्टेंट, बट कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड ओवर केयर डिसीजंस एंड लिमिटिंग विजिटर एक्सेस। तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट कि विजिटर एक्सेस को लिमिट करना, बट इतना लिमिट भी नहीं करना है कि जरूरी होना चाहिए ना, क्योंकि जब इलनेस होता है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उनके जो रिलेटिव उनसे मिलने आए, है ना। सो जब आप ये चारों ऑप्शंस पढ़ोगे ना, आपको सबसे बेस्ट क्या लगेगा? डी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम उसको इन्फॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं एंड फॉस्टरिंग रिलैक्सेशन टेक्निक भी हम उसको दे रहे हैं, सो दैट उसका जो इलनेस है, so that वो this patient can cope with this illness, so that is the important strategy in the care plan, ठीक है ना। सो ये जब आप 4 ऑप्शंस पढ़ोगे, जब आप थोड़ा सा भी आपको समझ में आ जाएगा कि सेडेटिव्स क्यों देंगे, until and unless वो फाइट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। रेंज ऑफ मोशन लाइक हमें इंपॉर्टेंट है बट पैसिव करवाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड ओवर केयर डिसीजन एंड लिमिटिंग विजिटर एक्सेस। सो आपको इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है? डी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ठीक है ना। Coming to the next one, that is Nurse Anderson is monitoring a male patient who has been hospitalized with Guillain-Barré syndrome. She is performing thorough assessment to identify the most significant finding related to this condition. Which observation should she prioritize? So इसमें से कौन वो prioritize करेगी, किसको ज़्यादा priority देगी? A, the client's breathing is even and unlabored, ठीक है ना। The client's breathing is even and unlabored. B है the client's abdomen is soft and not distended. C है the client's skin is warm to touch. The client's यूरिन आउटपुट इज 50 ml पर आवर। तो सबसे पहले हमारा पेशेंट उन्होंने किस चीज का बता दिया? पेशेंट उन्होंने बता दिया है गुलियन-बेरी सिंड्रोम का। एंड गुलियन-बेरी सिंड्रोम में क्या होता है? मसल वीकनेस होती है। सो रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस होगा, डायफ्रामेटिक मसल्स वीकनेस होगा, तो पेशेंट को एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस है। तो उन्होंने बोला है कि शी इज परफॉर्मिंग अ थॉरो असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग रिलेटेड टू दिस कंडीशन, विच ऑब्जर्वेशन शुड शी प्रायोरिटाइज। अगर उन्होंने बोला क्लाइंट्स यूरिन आउटपुट इज 50 ml पर आवर, तो यस, इन जीबीएस में बॉल एंड ब्लैडर जो फंक्शन है वो भी हैम्पर्ड होता है, बट यहाँ पे यूरिन आउटपुट 50 ml पर आ रहा है, जो कि क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल फाइंडिंग है, तो हमारा इतना ये प्रायोरिटी नहीं होगा। सी पढ़ते द क्लाइंट स्किन इज वार्म टू टच। तो वार्म टू टच मतलब कि हो सकता है पेशेंट को फीवर है। फीवर इज नॉट रिलेटेड टू जीबीएस, कि जीबीएस में फीवर का कोई रिलेशन नहीं है। फीवर है तो हो सकता है कि उसको हम एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं, बट इट इज नॉट that much priority. C, the client's abdomen is soft and not distended, so it is also the normal finding. And A है the client's breathing is even and unlabored, है ना। So basically even है और unlabored है, so यहाँ पे labored होना चाहिए था। client's breathing is even and labored, so ये हमारा क्या होगा? प्रायोरिटी असेसमेंट होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ABCB कौन सा होना चाहिए? एयरवे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमारा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। द क्लाइंट्स ब्रीदिंग इज इवन एंड अनलेबर्ड, है ना। विच ऑब्जर्वेशन शुड शी प्रायोरिटाइज? यहाँ पे वर्ड्स अलग है, अनइवन एंड अनलेबर्ड होना चाहिए, सो ये हमारा ए इज मोर प्रायोरिटी, ठीक है ना। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत उन्होंने वर्ड्स लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स कूपर इज केयरिंग फॉर 41-year-old मेल पेशेंट हु प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक प्रोग्रेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन, ना। क्रोनिक प्रोग्रेशन एंड मेंटल deterioration. These symptoms suggest a disease characterized by the degeneration of the basal ganglia and cerebral cortex. Nurse Cooper understands that this condition is known as गुलियन-बेरी सिंड्रोम, हंटिंगटन्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायस्थीनिया ग्रेविस। तो सबसे पहले हमने अभी जीबीएस इतना पढ़ा, जीबीएस में हमें पता चल गया जीबीएस क्या है। जीबीएस इज द ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कोड, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? डीमाइलिनेशन होता है एंड फ्लैसिड मसल पैरालिसिस होता है। सो इट इज नॉट द डिजीज ऑफ क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव नहीं होता, इट इज एक्यूट ऑनसेट होता है। सो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। कमिंग टू हंटिंगटन्स डिजीज। सो हंटिंगटन्स डिजीज क्या होता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द जेनेटिक डिजीज, है ना। सो ये इट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो ये इट इज जेनेटिक होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेसिव होता है, ये बढ़ता ही रहेगा। जेनेटिक होता है, प्रोग्रेसिव होता है, क्या होता है? डी जनरेशन होता है। किसका डी जनरेशन होता है? डी जनरेशन ऑफ जो हमारे नर्व्स है ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, very important, cerebral cortex and basal ganglia.
सो बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नर्व्स का क्या होता है, डीजनरेशन होता है, जेनेटिक होता है एंड प्रोग्रेसिव होता है। अब बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व है, तो बेसल गैंग्लिया किसमें फंक्शन बेसिकली करता है, मूवमेंट में, तो मूवमेंट डिसऑर्डर होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर होगा। उस मूवमेंट डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, बेसिकली कोरिया बोलते हैं। कोरिया में क्या होता है, जर्की लाइक सडन जर्की डांसिंग लाइक मूवमेंट होता रहता है, दैट इज नोन एज कोरिया, ठीक है ना। जर्की डांस लाइक इनवॉलंटरी मूवमेंट है ना, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दैट इज इनवॉलंटरी होता है ना। सो दैट इज द मूवमेंट डिसऑर्डर। सेकेंड हमारा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, तो कॉग्निशन भी हैम्पर्ड होगा। सो कॉग्निशन भी हैम्पर्ड होगा तो क्या होगा, पुअर जजमेंट होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना, और मेमोरी लॉस होगा, ठीक है ना। सो ये सारी होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी होता है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। सो ये 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है इन हंटिंगटन डिजीज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें, सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस यू नो दैट इज आल्सो द ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द डीमाइलिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डीमाइलिनेशन होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें बेसिकली लाइक रिजिडिटी देखने को मिलती है ना, मसल रिजिडिटी, पेरेस्थीजिया, नमनेस, है ना, ये सब देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। डी है मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मायस्थीनिया ग्रेविस इज आल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ बेसिकली जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे प्रॉब्लम होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, मसल वीकनेस होती है, जो वॉलंटरी मसल्स होती है ना उसकी वीकनेस होती है, वॉलंटरी मसल्स वीकनेस होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉलंटरी मसल्स वीकनेस होती है एंड जो ये वीकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है इन द सेंस कि मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो वीकनेस कम रहेगा एंड जैसे जैसे डे प्रोसीड होगा लाइक इन आफ्टरनून इन इवनिंग जो वीकनेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे रेस्ट करोगे वीकनेस कम हो जाएगा। एंड इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होता है जैसे जैसे कि टोसिस हो गया, ठीक है ना, टोसिस हो गया, डिस्फेजिया हो गया, अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होगा तो इसमें भी रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं ना। सो दैट इज द मायस्थीनिया ग्रेविस, प्योरली मोटर डिसऑर्डर होता है। इट इज आल्सो नॉट द डिजीज ऑफ बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो कौन सा आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये क्रोनिक प्रोग्रेशन हो रहा है, मेंटल डिटेरियोरेशन हो रहा है क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है एंड बेसल गैंग्लिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। तो सब कुछ किसको इंडिकेट कर रहा है, हंटिंगटन्स डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। सो द आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। Coming to the next question, that is, during the admission interview, Nurse Carter is gathering information from a female client who has been diagnosed with Guillain-Barré syndrome. Okay, to better understand potential trigger for this condition, Nurse Carter asked the client if she has a history of. सो इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि गुलियन-बेरी सिंड्रोम का बेसिकली जो कॉज, जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है ना, जो कि ट्रिगर करता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीबीएस जो बेसिकली अगर जीआईटी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है बेसिकली वायरल इन्फेक्शन एंड ये क्या करता है, ट्रिगर करता है किसको, जीबीएस को। सो अगर कोई भी जीआईटी है ना, तो जो पेशेंट गुलियन-बेरी सिंड्रोम को होते हैं ना, तो हम उसमें हम हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको कभी कुछ जीआईटी का इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कुछ वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हमारा एप्स्टीन-बार वायरस हो गया, है ना, साइटोमेगालो वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, ठीक है ना, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ठीक है ना, जाइका वायरस हो गया। सो ये सारे वायरस और द हिस्ट्री ऑफ जीआईटी और एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस विल इंडिकेट कि ये क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है एंड लाइक इट ट्रिगर्स द गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ठीक है ना। सो अब कौन सी नर्स कार्टर आस्क्ड द क्लाइंट इफ शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ A, any back injury or trauma to the spinal cord. So it is wrong. Contracting meningitis in the past 5 years. So it is also not like related to GBS. See, experiencing a respiratory or gastrointestinal infection in the previous month. Yes. And seizure or any form of trauma to the brain. It is also not. So answer क्या होगा? C is the correct answer, है ना। Experiencing a respiratory or gastrointestinal infections in the previous month, it may trigger the GBS, Guillain-Barré syndrome. I was समझ में, ठीक है। Coming to the next question, that is, as Jessica, a 20-year-old college student, prepare for tensilon test,
टेंसिलोन टेस्ट टू कंफर्म अ टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis, है ना। अगर आपने myasthenia gravis के बारे में पढ़ा होगा तो उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में आपने ये पढ़ा होगा, टेंसिलोन टेस्ट, इसको हम एंड्रोफ्रोनियम टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक कोल्ड टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, आइसपैक टेस्ट बोलते हैं जिसको। तो ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis, ठीक है ना। So, एंड्रोफ्रोनियम टेस्ट और टेंसिलोन टेस्ट, नर्स कार्टर प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस टेस्ट के बाद? नर्स कार्टर इन्फॉर्म जेसिका दैट अ पॉजिटिव इंडिकेशन for myasthenia gravis during the tensilon test would be demonstrated by long lasting alleviation of symptoms। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया myasthenia gravis, that is the autoimmune disease of neuromuscular junction, ठीक है ना। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का autoimmune disease है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं ना, दैट इज अ वीकनेस ऑफ voluntary muscles, है ना, weakness of voluntary muscles, and because of that and the most important weakness of voluntary muscle that escalate with activity, that is very very important, है ना। तो पेशेंट बोलेगा कि लाइक मैं जब सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा वीकनेस इतना ज्यादा नहीं होता है, एंड एज द डे प्रोसीड वीकनेस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। सो क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है वो सारा यूटिलाइज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वीकनेस है वो और ज्यादा सिवियर हो जाता है ना। सो वीकनेस ऑफ वॉलंटरी मसल्स दैट एस्केलेट विथ एक्टिविटी, ठीक है ना। सो इसमें क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट का होता है? टोसिस हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टोसिस हो गया, डिप्लोपिया हो गया, डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, है ना। जो च्यूइंग मसल्स है उसमें वीकनेस होगा तो पेशेंट को एस्पिरेशन के रिस्क है। रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, तो पेशेंट को इंट्यूबेट करने पड़ते हैं, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है ना। और जनरलाइज्ड मसल वीकनेस होता है। सो ये हुआ। तो इसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं? टेंसिलोन टेस्ट बोला, या फिर एंड्रोफ्रोनियम टेस्ट बोलते हैं इसको, या फिर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो टेंसिलोन, जो एंड्रोफ्रोनियम इंजेक्शन देते हैं देते हैं, एंड देने के बाद विद इन 30 सेकेंड में क्या होता है, जो टोसिस है ना वो इंप्रूव हो जाता है। पेशेंट का जो डुपनिंग ऑफ जो आईलिड था वो इंप्रूव हो जाता है। फॉर कितने देर के लिए? जस्ट फॉर 5 मिनट्स के लिए, 4-5 मिनट्स के लिए। अगर ऐसा होता है इट मीन्स कि यस, इट इंडिकेट कि पेशेंट को क्या है, myasthenia gravis है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कभी भी अगर आप टेंसिलोन टेस्ट परफॉर्म करने जाते हो सो यू शुड हैव एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आपको बेड साइड रखना है ना। उसका जो एंटीडोट है एसिटाइल कोलिन वो आपको रखना है। सो इन दैट केस अगर पेशेंट को टॉक्सिसिटी हुआ सो आप एसिटाइल कोलिन दे सकते हो, जैसे कि पेशेंट को अगर स्लज सिम्टम्स होगा, जैसे कि स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, है ना। सो इन दैट कंडीशन टेकिकार्डिया ना, सो इन दैट कंडीशन आपको एसिटाइल कोलिन पेशेंट को देना है। एसिटाइल कोलिन शुड बी एट योर बेड साइड, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने टेंसिलोन टेस्ट किया तो वुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लॉन्ग लास्टिंग एलिविएशन ऑफ सिम्टम्स? नो, जस्ट फॉर शॉर्ट मिनट के लिए होता है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स के लिए होता है सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट। बी है टेम्परेरी इंटेंसिफिकेशन ऑफ हर करंट सिम्टम्स? नहीं, इंटेंसिफिकेशन नहीं होता है, इंप्रूवमेंट होता है। सी एन इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आईलिड ड्रूपनिंग, है ना। सो यस, इट इज करेक्ट, इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आईलिड ड्रूपनिंग, ये सही है। डी है अक्यूट येट शॉर्ट लाइव इम्प्रूवमेंट इन द सिम्टम्स। तो देखो सी भी सही है और डी भी सही है। सो देखो आई ऑलवेज टेल यू कि प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस whenever you are solving the questions, please read all the options, क्योंकि हमने सी तक पढ़ा ना, एंड सी पढ़ने से ही हमें लगा यार ये तो सही है। एन इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आईलिड ड्रूपनिंग, टोसिस, यस सी इज करेक्ट, और हम मार्क करके आगे चले जाते हैं। बट जब आप डी पढ़ोगे ना उसमें उन्होंने क्या लिखा है, अ क्विक येट शॉर्ट लाइव्ड improvement in symptoms and that is the more accurate answer, है ना। क्योंकि क्विक भी है, विद इन 30 सेकेंड में इंप्रूवमेंट होगा, एंड शॉर्ट लाइव जस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स के लिए होगा इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स। सो डी इज द मोर एक्यूरेट आंसर। सो दैट्स व्हाई प्लीज रीड ऑलवेज ऑल द ऑप्शंस, क्योंकि हो सकते हैं डी इज मोर एक्यूरेट। सी पढ़ के लगा सी इज करेक्ट, बट जब आप डी पढ़ोगे दैट इज मोर एक्यूरेट देन सी। सो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज डी, ठीक है। ओके, proceed to the next question, that is nurse Mitchell is aware that in diagnosing myasthenia gravis, androphonium tensilon is utilized.
and she understand that this medication will cause a temporary increase in symptoms of the condition, level of consciousness of the client, strength of the client's muscles, the client's blood pressure. And you know that is the very simple question. इसका आंसर आप सबको पता होगा, that is C. The client's the strength of the client's muscle, जो generalized muscle weakness होता है उसमें improvement होता है ना, so that is the C. C is the correct answer. बहुत simple था ये, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्स हैरिस इज प्रायोरिटाइजिंग हर इनिशियल नर्सिंग ऑब्जर्वेशन फॉर अ क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोस्ड विथ myasthenia gravis. The most critical aspect for her to monitor closely include A. The client's level of anxiety concerning the diagnosis. Okay. B. The client's capacity to chew and articulate words clearly, क्योंकि nasal thawing भी होता है ना, properly patient जो है वो जो वॉइस को जो जिस अच्छे से प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है, तो है ना, स्पीच प्रॉब्लम भी होता है, नेजल थ्रोइंग भी होता है ना, एंड प्रॉपरली च्यू भी नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा मसल्स वीकनेस है ना, जितना भी वॉलंटरी मसल्स है सबका वीकनेस हो रखा है. द क्लाइंट्स एबिलिटी टू स्माइल एंड क्लोज द आईलिड्स फुल्ली, यस ये भी होता है. एंड द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस एंड कैपेबिलिटी टू स्वेलो. तो उन्होंने बोला है कि द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर हर टू मॉनिटर क्लोजली इंक्लूड. तो देखो, यस एंजाइटी को हमें मैनेज करना इज इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज द लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट होगा हमारा. क्लाइंट्स कैपेसिटी टू च्यू एंड आर्टिकुलेट्स वर्ड्स क्लियरली, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड बी भी इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला कि द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस एंड कैपेबिलिटी टू स्वेलो, ये हमें मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो स्वेलो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है एस्पिरेशन हो जाएगा. एस्पिरेशन होगा तो एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस है. प्रॉपरली रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस भी हमें प्रॉपरली चेक करना है, सो दैट पेशेंट जो है प्रॉपरली, अगर रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस लाइक सैचुरेशन, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया के लिए मॉनिटर करना है. अगर प्रॉपरली पेशेंट नहीं सांस ले पा रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, लाइक रेस्पिरेटरी मतलब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से. तो हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एबीसीडी भी आप बोलोगे, यहाँ पे हम एबीसीडी अगर अप्लाई करेंगे तो एयरवे इज मोर इंपॉर्टेंट है ना. तो कैपेबिलिटी टू स्वेलो एंड रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस हमें क्लोजली मॉनिटर करना है, एंड दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि हमें इम्पोर्टेंट मॉनिटर करना है. बट द मोस्ट क्रिटिकल कौन सा है, दैट इज द डी. सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना. सो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर नॉर्सेट, बेसिकली सिनेरियो बेस्ड नॉर्सेट 10 मेंस के लिए, ठीक है ना. एंड आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी. सो प्लीज एज डू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस, दैट इज लाइक बेसिकली जो थोड़ा सा अच्छा सा हो, लाइक सिनेरियो, प्रायोरिटी, क्लिनिकल बेस्ड, है ना. बाकी फैक्चुअल्स भी आते हैं, थोड़ा डायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है. सो आपको इस तरीके का एमसीक्यू सॉल्व करना है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो लास्ट के जो डेज बचे हैं ना, आप ट्राई करो कि, क्योंकि अब हमारा जो टाइम आएगा ना, दैट इज 3 आवर्स का पेपर होगा, तो आपको ये हैबिट क्रिएट करना है कि 3 आवर्स कंटिन्यूअस बैठने वाला, ठीक है ना. सो आप पूरे दिन में एक ऐसा स्लॉट जरूर बनाओ जिसमें आप लगातार 3 आवर्स बैठ के पढ़ सको, ठीक है ना. प्लस रिवीजन प्रॉपर करो, एंड जो भी आपका वीक एरिया, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स एग्जाम, जो वीक है उसको प्लीज, वो जो वीक है प्लस वो टॉपिक अगर हाई इल्ड है तो उसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाओ, उससे एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व करके जाओ, ठीक है. एमसीक्यू प्रॉपरली सॉल्व करो, एंड जो भी आपका गलत हो रहा है उसका रैशनल देखो, वो क्यों गलत हुआ वो देखो, एंड उसको उस पर वर्क करो, है ना, कि कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है, या फिर आप उसको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर रहे हो, ठीक है ना. सो जो भी गलती है ना उसको आप प्रॉपरली एनालाइज करके उस पर वर्क जरूर करना, क्योंकि नेगेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्वेश्चंस भले ही जैसे कि आपने प्रीलिम्स में देखा कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया, बट अगर आपने नेगेटिव कम किया तो आपके जो रैंक, जो आपकी परसेंटाइल है वो अच्छी बनी है. जिन्होंने ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया, 80-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया, पर उन्होंने नेगेटिव ज्यादा कर लिया तो उनके कम परसेंटाइल बने. सो ये नेगेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. प्लस साथ ही साथ ये भी नहीं कि बहुत कम आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एक लाइक एक्यूरेट लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, हो सके तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश क्या करो, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो.